हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो हमारी रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। प्रीवियस सेशंस के अंदर हम लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे पार्ट पर बात कर चुके हैं, यानी सेक्शन नंबर 88 से लगा करके 122 पर हमारी बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही खास चैप्टर के लिए है, जिस पर हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन सिर्फ 123 से लगा करके 127, यानी कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लेकिन एग्जाम के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिक्स क्वेश्चन है। मान करके चलिए कि हर बार एक क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में से बन ही रहा है। चलिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग बिल्कुल चार्ट फॉर्म में इसका रिवीजन करने वाले हैं। बुक आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो यहां से आप मेरे साथ इस पूरे चार्ट फॉर्म के अंदर इस पूरे रिवीजन को कवर करेंगे। और आपको मैं साथ में बताता भी जाऊंगा कि जैसे सेक्शन नंबर 123 पे बात करूं तो आरटीपी में 18, उसके बाद में पेपर में 18, नवंबर 18, आरटीपी में 20, में 19, नवंबर 19, आरटीपी में 22, नवंबर 22 का हमारा पेपर। मींस लगातार क्वेश्चंस जो हैं वो इस सेक्शन से बनते ही आए, मतलब डिविडेंड वाले चैप्टर से तो बनेंगे ही, लेकिन हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो एग्जाम के हिसाब से वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों बहुत फटाफट से। तो 123(1) ये कहता है कि भाई कोई कंपनी जब डिविडेंड का डिक्लेरेशन करेगी, तो बट ऑब्वियस कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है जब भी पेमेंट डिविडेंड का करने के सोर्सेज हो। तो सोर्सेज कहां से आएंगे? तो करंट ईयर का प्रॉफिट इस्तेमाल होगा, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं, P&L हो गया, ऊपर ही हमने बात कर लिया करंट ईयर का प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे P&L हो गया। रिजर्व्स के अंदर जो प्रॉफिट पड़े उनका इस्तेमाल हो सकता है, या फिर दोनों ही चीजें इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई गारंटी प्रोवाइड किया गया है, मतलब इन्होंने गारंटी दिया था और उसके लिए उन्होंने कोई मनी प्रोवाइड किया है, तो वो भी डिविडेंड के पेमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। बराबर। तो बहुत सिंपली याद रखें कि करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया, प्रीवियस ईयर के हमारे जो प्रॉफिट P&L फ्री रिजर्व जो पड़े हुए हैं, उसके अलावा दोनों ही का इस्तेमाल तो हो ही गया। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई गारंटी अमाउंट दे रखा था कि इतना हम आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग डिविडेंड, तो वो पैसा भी सोर्सेज के अंदर काउंट हो जाएगा। अब कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले क्या कुछ पैसा रिजर्व में बचा करके रखना जरूरी है क्या? तो भाई कंपनी की मर्जी के ऊपर है। कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है कि भाई हम डिविडेंड देने से पहले 10% रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और परसेंटेज प्रोविजन ही मैंडेटरी नहीं है, तो परसेंटेज भी मैंडेटरी नहीं, कंपनी की डिस्क्रिप्शन या डिजायर के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में आता है कि अगर कंपनी के पास में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, बराबर, तो क्या डिविडेंड का डिक्लेरेशन हो सकता है क्या? तो एग्जाम के हिसाब से बहुत जबरदस्त प्रोविजन ये जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन में से एक। मतलब अगर 123 से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस यहां से बनते हैं क्वेश्चन आने के। तो सोर्सेस हमने कहा कि भाई करंट ईयर का प्रॉफिट तो इनएडिक्वेट है, या हो सकता है लॉस में हो, तो बट ऑब्वियस है हमारे पास में जो प्रीवियस रिजर्व्स पड़े हुए हैं फ्री रिजर्व, उनका हमको डिविडेंड के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कंपनी हैव टू प्रूव सम कंडीशंस, और यही कंडीशन वाला पार्ट हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझिएगा। पहली कंडीशन कहती है कि ऐसे केस में कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी वो लास्ट 3 ईयर के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, सारी कंडीशन एक साथ पूरी करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन, डिविडेंड इज नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ही अपने को ध्यान रखना है। सेकंड नंबर, जो पैसा कंपनी विड्रॉ करेगी रिजर्व में से निकाल करेगी, रिजर्व में से इतना पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो वो पैसा जो है टोटल अमाउंट ड्रॉन, वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का जो टोटल रहेगा उसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 110 का मतलब 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, पहले ये पढ़ देता हूं, फिर बीच में एक पॉइंट और दे रखा है कि भाई ये जो भी अमाउंट निकलेगा ये सबसे पहले करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करने के काम में आएगा, उसके बाद बचा हुआ हम डिविडेंड पेमेंट करेंगे। और जितना पैसा आप निकाल रहे हैं, निकालने के बाद भी फ्री रिजर्व्स के अंदर या जो बैलेंस ऑफ रिजर्व है वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल के बराबर रहना चाहिए। अब जितना पेड अप कैपिटल है उसके 15% के बराबर रिजर्व भी मेंटेन करना है। तो 3 कंडीशन एक साथ में समझिएगा। पहली कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर, अमाउंट जो आप टोटल विड्रॉ करेंगे 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और
इतना पैसा निकालने के बाद भी पीछे कितना बचना चाहिए रिजर्व के अंदर? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल के बराबर पैसा पीछे बचना चाहिए, बाकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी लोअर कंडीशन आएगी, जो सबसे कम अमाउंट निकलेगा, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिविडेंड के पेमेंट के लिए। अच्छा, पहले यूटिलाइज हमेशा करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ होंगे, अपने को ध्यान में रखना है। इस पर हम लोगों ने अपनी बुक से, अपने नोट्स पे से क्वेश्चन कर रखा है। बच्चे लोगों को काफी सारे क्वेश्चन बैंक में अपने को दे रखे। यहाँ आपके लिए मैं अपने नोट्स का यानी मेन बुक का ही वो एग्जांपल ले लेता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भी कैप्रिकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज अ पेड अप शेयर कैपिटल 200 लाख की इनकी पेड अप शेयर कैपिटल हो गई। एक्यूमुलेटेड रिजर्व जो इनके पास में है वो 240 लाख के पड़े हुए हैं। करंट ईयर का लॉस 30 लाख का है और इनको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना होगा? पिछले 3 साल के एवरेज बच्चों 9, 10 और 12% दे रखा है। तो हमने पहला कंडीशन यहाँ पे क्या लगा दिया? बहुत सिंपली कि भाई तीनों का परसेंटेज निकाल के 10.3% आ गया। इट मीन्स अगर 200 लाख की कैपिटल के ऊपर 10.3% दिया जाए तो लगभग 20.6 लाख डिविडेंड फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देते हैं। आप क्वेश्चन को कैसे भी करें, आप क्वेश्चन में तीनों ही कंडीशन से परसेंटेज निकाल करके फिर उसका कंपैरिजन कर दे तो भी हमको चलेगा। आप अमाउंट निकाल करके उनका कंपैरिजन कर दे, दोनों तरीके अपने हिसाब से सही है। अब कंडीशन 2 वो ये कहती है कि जितना पैसा विड्रॉ करेंगे वो विड्रॉ करने के बाद भी, मतलब कितना विड्रॉ करेंगे पहले वो दे रखा है। तो हमने कहा अभी फ्री रिजर्व और कैपिटल ये दोनों को हमने ऐड कर दिया 440 लाख। इसका 10% विड्रॉ हो सकता है, मतलब 44 लाख। अब 44 लाख में से भी पहले हमको करंट ईयर का जो लॉस दे रखा है, यहाँ पे देखो 30 लाख का, वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने माइनस कर दिया, तो पीछे अमाउंट हमारे लिए जो अवेलेबल है वो 14 लाख का ही है, समझिएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि 14 लाख का डिविडेंड मैं दे सकता हूँ। तो आप चाहें तो परसेंटेज यहाँ निकाल के रख सकते हैं। ऊपर वाले से कंपेयर करो तो फर्स्ट वाले में 20.6 लाख दे सकते थे, लेकिन सेकंड कंडीशन में 14 लाख आ गया। तो भाई इससे ज्यादा देने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होने वाली नहीं है फिलहाल के हिसाब से। आगे चलते हैं तीसरे में इन्होंने कहा कि रिजर्व का जो बैलेंस है वो कितना रहना चाहिए। तो वो एटलीस्ट इन्होंने बोला कि जितना भी पैसा निकालें, लेकिन 200 लाख जो हमारा कैपिटल है उसके 15% के बराबर तो आपको रिजर्व मेंटेन करके रखना, बाकी आप पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं है। तो इट मींस 200 लाख का 15% होता है बच्चों 30 लाख रुपए। समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो 30 लाख का बैलेंस जो है वो हमको पीछे रखना पड़ेगा। मींस हम निकाल कितना सकते हैं भाई, हमारे रिजर्व कितने हैं देखें। तो रिजर्व हमारे 240 लाख है, 240 लाख में से 30 लाख का बैलेंस हमको रखना ही पड़ेगा। 210 लाख रुपए हम निकाल सकते हैं, बराबर। तो उसके हिसाब से अब 210 लाख का इस्तेमाल हो सकता है। अब पहले वाले मतलब इतना हम डिविडेंड दे सकते हैं। तो पहले वाले में 20.6 लाख हो गया, सेकंड वाले में हमारे पास सिर्फ 14 लाख रुपए का अमाउंट आया, तीसरे वाले में तो 210 लाख आ गया भाई। इसका मतलब है जो सबसे मिनिमम है 14 लाख का हम इस्तेमाल करेंगे, 14 लाख के डिविडेंड दे सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से हमने कर दिया, अगर कंपनी 14 लाख विड्रॉ करती है, मान लीजिए कंपनी ने इन दोनों में से जो कमाया 14 लाख, तो कंपनी का बैलेंस बचता है 226 लाख का। भाई 240 लाख में से इस्तेमाल तो 14 लाख ही करे, तो 226 बचता है, बराबर, जो कि मोर देन 30 लाख है। हमने कहा था 30 लाख का बैलेंस बचना चाहिए, लेकिन अगर हम 14 लाख निकाल लेते हैं तो 226 लाख का बैलेंस बचेगा। बढ़िया, ये तो मतलब 14 लाख वाली कंडीशन ठीक लग रही है। सो द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 14 लाख। तो आप कोई भी तरीके से इस्तेमाल करें, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। देन हमने 14 लाख का डिविडेंड पे करना है। परसेंटेज में अगर आपको करना हो तो जितना अमाउंट डिविडेंड का दे रहे हो डिवाइडेड बाय जितना आपका कैपिटल है इनटू 100 कर दीजिए, 7% की रेट हमारी निकल करके आ जाएगी। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसी तरह से आप कंडीशंस को अप्लाई करके बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी होप सो कंडीशन आपको समझ में आ गई कैसे करना है। The above provision shall not apply to a government company जिसमें entire paid up capital सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड कर रही है, या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट या कोई कॉम्बिनेशन हो। तो ये प्रोविजन जो है the above provision shall not apply, ये वाला जो प्रोविजन हमारा था ना, ये पूरा कि इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, गवर्नमेंट के हाथ में अगर पूरा कैपिटल है या सीजीएसजी के पास में है तो ये प्रोविजन इनएडिक्वेसी वाला लगने वाला नहीं है। वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कितना पेमेंट करना है, क्या करना है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया। नाउ इसके बाद में अगर बात किया जाए आगे वाले प्रोविजन के ऊपर, तो देखिएगा यहां से नो कंपनी शैल डिक्लेयर। अच्छा, अब यहां से आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन के अंदर।
नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड जब तक प्रीवियस ईयर के लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर दे, हम प्रोविजन पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन अगर कुछ है तो डेप्रिसिएशन वही शेड्यूल सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट होगा, सिंपल सी बात है। अब एक और बहुत बढ़िया पॉइंट आता है इंटरिम डिविडेंड का। तो बोर्ड अगर चाहे तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, 2 एजीएम के बीच में जो हमने डिक्लेयर किया उसको हमने इंटरिम का नाम दे दिया। बोर्ड अगर चाहे तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मतलब अगर हम 23-24 की बात करें तो इसके बीच में भी दे सकते हैं, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम। ठीक है, मतलब अगर मुझे 23-24 के लिए डिविडेंड का पेमेंट करना है तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी दिया जा सकता है। और एक और काम कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद इसकी एजीएम की फाइनल डेट आप सबको पता है 30 सितंबर तक होती है, तो वहां तक भी दिया जा सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, 30 सितंबर तक भी आप दे बराबर, मतलब तक डिक्लेयर हो सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 2 ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। सोर्सेस क्या रहेंगे, बिल्कुल वही P&L हमारे पास में जो पड़ा हुआ है, करंट ईयर का प्रॉफिट इस्तेमाल हो सकता है, और जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया रहेगा उसके ठीक पहले के क्वार्टर तक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने को ध्यान में रखना है, जैसे आपने इस फाइनेंशियल ईयर की ड्यूरिंग जब भी डिक्लेयर की, बीच में जैसे आपने मान लीजिए अक्टूबर में डिक्लेयर कर दिया, तो अक्टूबर से पहले प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट तो वही है, लेकिन इसमें अक्टूबर से ठीक पहले जो हमारा क्वार्टर खत्म हुआ, मतलब हमारा क्वार्टर जो है वो अप्रैल में जून और जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर खत्म हो गए, वहां तक के जो प्रॉफिट्स है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सिंपल सी बात है, तो वो भी इसमें यूज आ सकता है। If the company has incurred loss during the current financial year up to the end of quarter, जैसा अपना पॉइंट हो गया कि अगर जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करें अक्टूबर के अंदर, लेकिन उससे ठीक पहले जो क्वार्टर खत्म हो रहा है 30 सितंबर, वहां तक अगर लग रहा है कि कंपनी लॉसेस के अंदर है, if the company incurred loss during the current financial year up to the end of quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, तो ऐसा इंटरिम डिविडेंड मतलब इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट में भी, यानी जब डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उसके ठीक पहले के अंदर पहले के क्वार्टर तक लॉसेस में है तो भी हम दे सकते हैं। भाई प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पड़े होते हैं ना हमारे पास, टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा इंटरिम डिविडेंड जो है वो पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज रेट मतलब इंटरिम डिविडेंड का रेट नहीं, जो मेन डिविडेंड हमने पे किया, तो अभी अपने जैसा क्वेश्चन किया था, तो वो उसके एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए इंटरिम डिविडेंड। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो बढ़िया सा पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, फिर कंपनी को बढ़िया काम क्या करना है, कंपनी को द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड, जब भी कंपनी ऐसा कोई डिविडेंड डिक्लेयर करे तो 5 डेज के अंदर, डिक्लेरेशन के डेट से 5 दिन के अंदर उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट, शेड्यूल बैंक के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कर देना चाहिए, क्योंकि वहां से पेमेंट करना है बराबर। पेमेंट के रूल सभी पड़ेंगे, लेकिन 5 दिन में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जिसका नाम हमारे वहां लिखा हुआ है, या उसके ऑर्डर से किसी को या उसके बैंकर को आजकल सीधा बैंक में जाता है। डिविडेंड कैश के अंदर पे होगा, कैश का मतलब चेक या वारंटी इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा, गुड्स में हम पे नहीं करते, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, प्रोहिबिशन क्या कहता है, बढ़िया पॉइंट है, क्वेश्चन आ चुका है। अगर कंपनी ने 73-74 प्रोविजन रिलेटेड विद डिपॉजिट्स, उनके पेमेंट के अंदर अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, तो कंपनी जब तक अपना डिफॉल्ट ठीक नहीं कर लेती है तब तक डिविडेंड पे नहीं कर सकती। तो ठीक करने के बाद आप डिविडेंड डिक्लेयर करें, उस पर हमने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया कि 2-3 साल नहीं कर पाओगे, लेकिन ये अगर आपने डिफॉल्ट किया इनको पेमेंट करने में, तो भाई डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा, आपने को ध्यान में रखना है। 126 क्या कहता है, 126, अच्छा सेक्शन 126 बाद में पढ़ेंगे बच्चे लोगों, हम कंटिन्यू सीरीज वाइज पढ़ेंगे। इधर थोड़ा सा जगह था तो हमने 126 को पहले ही डाल दिया, वैसे पढ़ सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। तो 126 यहाँ क्या कहना चाह रहा है भाई, उस पर बात कर लेते हैं। आइए चलो साथ में बीच में बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक फर्स्ट चार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। बाई चांस ऐसा हुआ कि राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर एंड बोनस शेयर टू बी हेल्ड इन अबियान्स पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। अब आप लोग सब इस चैप्टर तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पढ़ के आए होंगे। तो हमको पता है कि कंपनी जब शेयर, कंपनी में जब कोई एप्लीकेशन लगाता है फिजिकल फॉर्म के लिए शेयर ट्रांसफर होने की, उस बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो हम कई बार रजिस्टर भी क्लोज कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा 45 डेज मैक्सिमम, 30 दिन एक साथ, तो हमने बंद कर रखा है। मींस मैंने अपने शेयर आपको ट्रांसफर कर दिए इस बीच, और वो पेंडिंग है, इस बीच में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो किसको मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन्होंने एक सीधा प्रोविजन बनाया, इफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर इज पेंडिंग, अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो कंपनी क्या करे, डिविडेंड को ट्रांसफर कर देना चाहिए। कंपनी क्या करे कि उसको या तो अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर करके रोक दे, ठीक है, और पे सच डिविडेंड टू द ट्रांसफरी। अगर कंपनी को ट्रांसफर ने ऑथोराइज कर दिया, मतलब मैं शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं, मैंने कंपनी को ऑथोराइज कर दिया कि जरा आप इसको डिविडेंड दे दो, मैंने इससे ले लिया वो कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड जो भी था, लेकिन आप इसको दे दो, तो दे देगी, नहीं
बाद में ट्रांसफरी को दे देगी, खत्म का। ठीक है। अच्छा, कीप इन एबियंस, एबियंस का मतलब उसको होल्ड पे रखना, रोक के रखना। अगर उन शेयर से रिलेटेड, ये तो डिविडेंड की बात हो गई, अगर कोई राइट शेयर हो रखा है, बोनस शेयर भी हमने इश्यू कर रखा है, वो राइट भी पेंडिंग हो जाएगा। एबियंस का मतलब रोक लिया जाएगा, पेंडिंग डाल दिया जाएगा। सबको नहीं, बाकी सबको तो मिल जाएगा। मेरे हिस्से के जितने शेयर पे बोनस शेयर, राइट शेयर आ रहे हैं, वो रोक दिए जाएंगे। जैसे ही शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे जिसके फेवर में, उसको ये ऑफर दे दिया जाएगा। ये 126 में लिखा हुआ है, छोटा सा सेक्शन है, ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, अब बढ़िया सेक्शन आता है 124 वाला। बहुत सिंपल है, हमने पहले ही कह दिया था कि आप 5 दिन के अंदर एक शेड्यूल बैंक के अंदर पैसा डाल देंगे, और जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया वहां से 30 दिन में पेमेंट करना है। बच्चों समझना, 30 दिन का मतलब वो 5 डेज इन 30 डेज के अंदर इंक्लूड है। मतलब प्रैक्टिकली 5 दिन में डालो और 30 दिन के अंदर ट्रांसफर करने से नहीं, जिस दिन डिक्लेयर किया वहां से अपने को 30 दिन के अंदर पेमेंट भी कर देना चाहिए, बराबर। तो अगर नहीं कर पाए अनपेड और इनक्लेम्ड, तो अब समझिएगा 30 दिन में पेमेंट तो कर देना है, लेकिन अगर 30 दिन तक भी वो अनपेड रह गए या अनक्लेम्ड रह गए तो क्या करना है, जैसे ही 30 दिन का टाइम खत्म होगा वहां से 7 डेज के अंदर अपने को ये पैसा जो है वो एक और अकाउंट खोलना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अभी तक तो हमने एक नॉर्मल अकाउंट खोला था, 5 दिन में पैसा ट्रांसफर किया, डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया। नहीं कर पाए तो 30 दिन खत्म होने के 7 दिन के अंदर ही एक और अकाउंट ओपन हो जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। वहां पे पैसा ट्रांसफर होगा, कंपनी उसका पूरा एक स्टेटमेंट डिटेल बनाएगी 90 दिन के अंदर अंदर। ये स्टेटमेंट को कंपनी अपना वेबसाइट पे भी डालेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट ऑथोराइज है, सेबी वगैरह का लिस्टेड कंपनी है, तो ये भैया ये देखो हमारे डिविडेंड हमने डिक्लेयर किए, अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, आ जाओ ले जाओ। ठीक है। और अगर कंपनी ने ये पैसा 30 दिन खत्म होने के बाद 7 डेज के अंदर डिपॉजिट नहीं किया तो 12% पर एनम के साथ वो पैसा कंपनी डिपॉजिट करेगी उस अकाउंट में। लेकिन ये 12% में मेंबर का हक नहीं है भैया, समझिएगा। मेंबर को तो जो नॉर्मल मिलता है वो मिलेगा विद इंटरेस्ट, जो भी बैंक का रहेगा, लेकिन ये 12% उस अकाउंट में रहेंगे। और आगे जाकर के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कुछ बैलेंस बचेगा तो वहां जाके ट्रांसफर होंगे भाई, ये अपने को नहीं। तो अपने को पता है हर डिविडेंड होल्डर जो है, शेयर होल्डर लेट ही करेगा, यार बढ़िया लेट ले, 30 दिन में क्लेम ही मत करो, 12% इंटरेस्ट के साथ आएगा, वो नहीं आने वाला है, समझिएगा। अब 7 साल तक पैसा इसी जगह पड़ा रहेगा। विद इन 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एलिजिबल पर्सन अभी भी क्लेम कर सकता है उसी अनपेड डिविडेंड से कंपनी के पास जाकर के। लेकिन 7 साल खत्म होने के बाद अनपेड में वो जो पैसा पड़ा हुआ है उसको 7 साल अगर वहां पूरे हो गए, फिर वो आईपीएफ का मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाकर के ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। और वहां की जो अथॉरिटी है आईपीएफ वाली, उससे हम एक एविडेंस ले लेंगे, एक सर्टिफिकेट ले लेंगे कि सर इधर का पैसा हमने आपको ट्रांसफर कर दिया है, हमको सर्टिफिकेट दे दो। कल को शेयर होल्डर सर पे आए तो हम दिखा देंगे, देख भैया तू जाने, वो अथॉरिटी जाने, हम अपना लाइब्रेरी से फ्री है, समझ गए। अच्छा, फिर हमारे पास में आ गया, ट्रांसफर करने के बाद भी शेयर होल्डर का नींद खुलता है तो ठीक है भैया, वहां जाइए आईपीएफ अथॉरिटीज के पास में, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर दे रखा है, वहां अप्लाई करिए, वो कंपनी से कंफर्म करके दे देंगे, तुम्हारा डिविडेंड खाएंगे नहीं हम, है ना। और यहाँ पे आ गया कि अगर ये सेक्शन फॉलो नहीं किया गया तो बच्चे लोगों को इसका पेनल्टी बस आपको याद करके जाना है। पेनल्टी हमें डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि पेनल्टीज आपको मिनिमम 500 रुपये आ जाता है और मैक्स 10 लाख रुपीज है, ऑफिसर के अगेंस्ट में 25,000 है, कंटिन्यू पे इतना है, तो वो सब आप लोग याद कर सकते हैं, ये पेनल्टी प्रोविजन। ठीक है। अगला सेक्शन है हमारा 125 का इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जहां ये पैसा आकर के ट्रांसफर हो रहा है। तो ये है क्या भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड बनाया है, इस फंड में क्या अमाउंट आता है और क्या जाता है उसकी डिटेल्स अपने को इधर पढ़नी है। बढ़िया पॉइंट है बच्चों। सबसे पहले तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करेगी इसके अंदर, सेक्शन 125 सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा ला करके डाल सकती है, ग्रांट दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज वगैरह से डोनेशन आ सकता है। उसके अलावा जो मेन अभी अपन ने पढ़ा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा 7 साल बाद यहां आकर के ट्रांसफर होगा। पुराने कंपनीज एक्ट में कोई जनरल रेवेन्यू अकाउंट में गवर्नमेंट का पैसा इस एक्ट से रिलेटेड था, वो भी यहां जाएगा। पुराने कंपनीज एक्ट में भी आईपीएफ एक्ट का जो पैसा था, नया कंपनीज एक्ट आते नया अकाउंट हो गया तो उसमें ट्रांसफर। उसके अलावा यहाँ जो पैसा पड़ा हुआ है फंड में उसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उस पर जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी वो भी इधर ही आकर के पैसा बढ़ाएगी। ठीक है। 38(4) में जब हम लोग कहा था इम्पर्सोनेशन वाले शेयर्स हो जाते हैं और उसके शेयर को डिस्गॉर्समेंट कर लिया जाता है, यानी कि एक टाइम के बाद उसके शेयर छीन लिए जाते हैं और मार्केट में बेच दिए जाते हैं, तो उससे जो पैसा आएगा वो भी इसी अकाउंट में जाएगा। सेक्शन 38(4) प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर एप्लीकेशन मनी एक पर्टिकुलर टाइम पे वापस करनी पड़ती है, 39-40 में हमने पढ़ा है, किसी ने क्लेम नहीं किया 7 साल बाद इधर आएगा। डिपॉजिट मैच्योर हो गए, क्लेम नहीं किया 7 साल तक इधर आ जाएगा।
डिबेंचर मैच्योर हो गए, किसी ने क्लेम नहीं किया, 7 साल बाद इधर आ जाएगा। और एच से लगा करके ये जो हमारे जे तक के पॉइंट है इन पर, बट ऑब्वियस है 7 साल तक क्लेम नहीं करोगे तो इंटरेस्ट भी तो हो गया इसके ऊपर, डिपॉजिट हो चाहे डिबेंचर्स हो चाहे एप्लीकेशन मनी हो, तो वो भी सब यहाँ आकर के ट्रांसफर होगा। अच्छा, फ्रैक्शनल शेयर्स अगर हम सेल करते हैं, कई बार होता है ना कंपनी शेयर को स्टॉक या स्टॉक को शेयर्स में चेंज करती है, ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शनल शेयर निकलते हैं तो उनको हम मनी में बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उसका जो पैसा है वो भी 7 साल तक क्लेम नहीं हुआ तो इधर ही आएगा। उसके अलावा रिडम्पशन, नॉन क्लेम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, 7 साल तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया रिडम्पशन, तो वो पैसा भी इधर आएगा। सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, जिसकी एक लिस्ट दे रखी है। अब यहां तक जो क्रेडिट हुआ ना उसको याद करने का हमने एक मेमोरी टेक्निक भी दिया है। देखिए यहां तक के पॉइंट्स के लिए बना हुआ है कि भाई जीजी, डैड, सर, डीआईडी, एफडी, कुछ वर्ड्स बनाया हमने, जीजी, डैड, सर, डीआईडी, एफडी, और कुछ ऐसे बन गया कि भाई जीजी को हम कह रहे हैं जीजी, डैड, सर, डीआईडी में पार्ट लेने गए और 125 करोड़ की उन्होंने एफडी जीत ली। डीआईडी का हमने नाम दे दिया, वो डांस इंडिया डांस जो अपना था ना, तो जीजी, डैड, सर कहां गए? डीआईडी के अंदर पार्ट लेने के लिए गए। डीआईडी मतलब आप जीजी को कह रहे हैं कि डैड, सर, डीआईडी में पार्ट लेने के लिए गए और 25 करोड़ 125 करोड़ का उन्होंने एफडी जीता, तो 125 करोड़ तो हमारा सेक्शन हो गया। बाकी प्रोविजन में सबके आपको नाम दिख जाएंगे। जैसे सबसे पहला जी तो गवर्नमेंट से ग्रांट आ गया, सेकंड वो जनरल रेवेन्यू अकाउंट में जो पैसा होता है, डी से हमारा डोनेशन आ गया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ए से एप्लीकेशन मनी 7 साल तक, डी से डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ तो 7 साल तक, एस से सेल ऑफ फ्रैक्शनल शेयर बन गया, सर का एस जो था, आई से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम पैसा करेंगे, आर से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारा बन गया, ठीक है, डीआईडी के डी से डिस्गॉर्समेंट हो गया, आई से इन सब के ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट था हमारा, डी से डिपॉजिट 7 साल तक क्लेम नहीं हुआ तो, ठीक है, और एफ से हमारा जो पुरानी कंपनीज एक्ट का जो फंड है वो हम ट्रांसफर करेंगे, और डी से डिबेंचर भी अगर क्लेम नहीं हुआ 7 साल तक अनरिडीम रह गए तो पैसा यहाँ ट्रांसफर होगा। तो ऐसा कुछ मेमोरी टेक्निक हमने यहाँ पे बना दिया है, तो ये आप चाहें तो मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ तक के पॉइंट्स के लिए। लेकिन अभी कुछ और भी चीजें भैया जो पैसा इधर ट्रांसफर होगा, देखो आप रूल्स क्या कहते हैं। सबसे पहला तो सच अदर अमाउंट के अंदर पहला पॉइंट तो वही कि भाई 125(2) में जो ए से एन तक अपन ने पढ़ा था वो तो ऊपर पढ़ लिया भाई। उसके अलावा समझिएगा, ऑल शेयर अकॉर्डिंग विद सेक्शन 124(6), all those share in whose case dividend have not been claimed or paid for 7 year, और 124(6) में अभी तो पढ़ा अपन ने कि जहां पे आपने 7 साल तक अगर डिविडेंड पेमेंट नहीं हुआ तो यहां आप करके ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो विद सेक्शन 124(6) all those share in whose case dividend have not been claimed, तो वो भी इधर आ जाएंगे। उसके अलावा ऑल द रिजल्टेंट बेनिफिट्स अराइजिंग, मतलब जो ऊपर बी में ही अपन ने पढ़ाई है, जिन शेयर्स को यहाँ पे अपन ने ट्रांसफर किया 7 साल तक उन शेयर्स पे अनक्लेम डिविडेंड रहा, तो वो शेयर्स भी आईईपीएफ फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, और उनसे रिलेटेड जो भी फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, डिविडेंड वगैरह जो कुछ भी, वो भी यहाँ आ जाएंगे। उसके अलावा इन ऑथोरिटीज को जो ग्रांट, फीस, चार्जेस वार्जेस मिलते हैं वो सब भी इसी का पार्ट हो गया, क्रेडिट में आ जाएगा। उसके अलावा ऑल सम रिसीव बाय द ऑथोरिटी फ्रॉम सच अदर सोर्सेज, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे वो गवर्नमेंट जाने। ऑल इनकम अर्न बाय द ऑथोरिटी इन दिस ईयर, इनकम वो इंटरेस्ट इनकम वगैरह हमने पढ़ी लिया था, कोई फीसेस वगैरह लगती है वो सारे। ऑल शेयर्स हेल्ड बाय ऑथोरिटी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90, सब सेक्शन 9 बच्चों, हाँ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाला हमारा सेक्शन था, जहां हमने कहा था कि अगर एसबीओ ऐसे डिक्लेरेशन नहीं करे तो उन शेयर्स को रोक दिया जाएगा, उसके राइट्स रोक दिए जाएंगे, और 1 साल तक भी अगर उसने क्लेम नहीं किया रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ये वो शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये आप चाहें तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर जाकर के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट वाले चैप्टर में अपन ने दे रखा है, वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी सब इधर आ जाएंगे। उसके अलावा ये कुछ पैसा और बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से भी कुछ पैसा यहाँ आकर के ट्रांसफर होगा, सिंपल याद रख सकते हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ अमाउंट है वो भी यहाँ आकर के हमारे ट्रांसफर होंगे। उसके अलावा और भी कोई ऑल अदर सम जो कलेक्टेड बाय द ऑथोरिटी, जो इस एक्ट में कहा जाए, लिस्ट और भी बढ़ सकती है, वो सब पैसा इस अकाउंट में आकर के हो जाएगा इस फंड में क्रेडिट। अब हो गया भाई, अब इस्तेमाल कहाँ करना है वो देख लो। सबसे पहला तो जिन लोगों से पैसा लिया था कल को, अनक्लेम डिविडेंड वाले आ गए, डिपॉजिट्स वाले आ गए, डिवेंचर्स वाले आ गए, एप्लीकेशन मनी वाले आ गए, उन सबको पैसा इंटरेस्ट जो है वो वापस, जो इंटरेस्ट भी इकट्ठा उसमें होता रहा वो उन सबको वापस दे देगी अथॉरिटी, जब भी वो जाकर के फ्यूचर में क्लेम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा नाम से पता लग रहा था इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, तो इन्वेस्टर के एजुकेशन और प्रमोशन के लिए आजकल एडवर्ट आते रहते हैं, हाँ जागो ग्राहक जागो, जैसे कंज्यूमर कोर्ट वाले करते हैं ना, वैसे सेबी भी ऐड देती रहती है अपने इन्वेस्टर को जगाने के लिए, वो सब चीजें भी यहाँ पे आएंगी, एडवर्टीजमेंट वगैरह के खर्चे, एजुकेशन, सेमिनार्स, बहुत कुछ होता है, ठीक है।
उसके अलावा बच्चों कई बार क्या होता है कि वो शेयर जब हम डिस्गॉर्स करते हैं तो कुछ लोगों को किसी ने झूठ बोल करके शेयर खरीदवा दिए, बिकवा दिए, तो उन लोगों को लॉस हुआ। तो लॉस वैसे तो डिफॉल्ट पार्टी से वसूल करवा देंगे, नहीं करवा पाए तो फिर यहां से इस फंड से गवर्नमेंट पे करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्गॉर्स अमाउंट अमंग एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइड एप्लीकेंट्स फॉर शेयर डिबेंचर शेयर होल्डर जो भी कुछ थे who have suffered loss due to wrong action by any person। तो जिस पर्सन ने रॉन्ग एक्शन किया फर्स्टली तो उसी से दिलवाएंगे, लेकिन उससे नहीं दिलवा पाए तो इन सारे जो लोग सिक्योरिटी होल्डर के जो लॉसेस है, जिनको डिस्गॉर्स की वजह से लॉस हुआ, वही सेक्शन 38 में जाके देखेंगे आप, वो भी यहाँ से प्रोवाइड होगा, ध्यान पे रखना है। उसके अलावा सेक्शन 37 या 245 में जहां आप शेयर होल्डर के राइट्स है डिबेंचर सिक्योरिटी होल्डर के, अगर इन लोग का लीगल एक्सपेंसेस लग गया, ठीक है, इन लोग का खर्चा वर्चा लग गया भाई, 37 में अपने क्लास एक्शंस पढ़े थे, है ना, जब मिल करके एक्शंस किए जाएंगे या केस वेस अपन लोग करेंगे, वो सारी बात इसमें थी। वही अपना 34, 35, 36, 37, 38 तक के सेक्शंस। तो जो लीगल एक्सपेंसेस लग गए इन लोगों के, और अगर डिफॉल्टी पार्टी से रिकवर नहीं हो रहे, सेम ऐसे ही 245 के अंदर है, तो वो सब यहाँ से जाएंगे, जितना भी सैंक्शन करे ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। और कोई भी पर्पज अगर कहा जाए, वो पर्पज मैं नहीं कहूँगा, ये तो नोट्स मैंने बनाया इसलिए लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड बाय जयेश भंडारी। तो कोई भी और पर्पज अगर है तो वो सारा पैसा यहाँ आकर के, हाँ, यहाँ से यूटिलाइज होगा। तो मेन यूटिलाइज तो जो पैसा आया उनके पेमेंट करने के अंदर इस्तेमाल हो गया। सेकंड नंबर जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन। उसके अलावा डिस्गॉर्स अमाउंट जो था, तो जो डिस्गॉर्स अमाउंट वाले शेयर तो हमने यहाँ ले लिए, तो जो इसमें एग्रीव्ड पार्टीज थी उनका जो भी लॉसेज वॉसेज हुआ, उनको जो भी नुकसान हुआ, वो यहाँ से जाएगा। उसके अलावा 37 to 45 में कोई केस कर रहा है तो उसके लीगल एक्सपेंसेस डिफॉल्टी पार्टी से नहीं आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ से जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बढ़िया सा सेक्शन हमारा है, यहाँ आकर के काफ़ी चीज़ें खत्म हो जाती हैं कि पैसा क्रेडिट और डेबिट कैसे होगा। अब ये जो अथॉरिटी बनाई गई है इसको पूरा कंट्रोल करने के लिए, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। इसमें एक भाई साहब तो हमारे चेयरमैन होंगे, उसके अलावा चेयरमैन को मिला के मैक्सिमम 7 मेंबर होंगे, नॉट एक्सीडिंग 7 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन। 1 पर्सन सीईओ होगा, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, जिसको भी अपॉइंट करना चाहे, जैसे अपॉइंट करना चाहे। एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के रूल जो भी प्रेस्क्राइब होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह का अपॉइंटमेंट भी करेगी। उसके अलावा अकाउंट्स इसके जो मेंटेन होंगे बच्चों, गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो सबको पता है कि अकाउंट सीएजी जैसा डायरेक्शन देगा वैसे मेंटेन होंगे, ठीक है। और जो भी पैसा खर्च होगा वो सिर्फ इस अथॉरिटी के ऑब्जेक्ट्स जो भी आपको मैंने पढ़ाए उन्हीं के लिए खर्च होगा, और किधर भी नहीं होगा। इसका ऑडिट सीएजी का अपॉइंटेड पर्सन सीएजी ऑडिट करेगा। सीएजी ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट जो है वो अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करेगा, और अथॉरिटी आगे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगी, जैसा सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है। अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात है। फिर इसी सेक्शन में एक एनुअल रिपोर्ट भी बनेगा भाई। द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, एक एनुअल रिपोर्ट बनेगा बराबर, उसका कॉपी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट दोनों का कॉपी जो है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट कर देगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात खत्म हो गई। चलिए जी, अबियंस वाला पॉइंट यहाँ वापस आ गया, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, वहां से अबियंस वाला जो पॉइंट वहां पे था अपना ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया है, वहां से अपन ने, तो इसको अब यहाँ से पढ़ने की जरूरत है, किधर से भी आप पढ़ लें, उधर से अपन ने कर ही लिया था। तो आखिरी सेक्शन हमारे सामने आता है बच्चों 127, समझिएगा, बढ़िया सेक्शन है। अच्छा, आपको बता दूं सेक्शन 127 पे भी आरटीपी में 18 में क्वेश्चन था, नवंबर 18 के अंदर, मई 19 के अंदर, जुलाई 21 के अंदर, उस जुलाई में एग्जाम हुए थे, और मई 22 के अंदर लगातार एग्जाम के अंदर सेक्शन 127 आ चुका है। तो 2 सेक्शन का तो बोलबाला है भाई, 123, 124 और 127, ये 3 सेक्शन तो ऐसे हैं जो क्वेश्चन बना रहे हैं। अब 125, 126 पे इन 2 के ऊपर थोड़े कम बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन भरोसा नहीं भी, ऐसे कुछ भी कर सकता है। अब हर वो डायरेक्टर, अब देखिए हमने शुरुआत में कह दिया था कि 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है, और अगर आपने वो 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेल इफ ही नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट, उसको पता था तो क्या डिफॉल्ट अगर उसने फिर भी कर दिया, 2 साल की जेल यात्रा करो, 1000 रुपए का, ये याद करना है। ठीक है, मैं जनरली कोई पेनल्टी याद करने को नहीं बोल रहा आपको, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनल्टी याद करके जाओगे, 124 वाली भी, तो इस चैप्टर की पेनल्टी याद करनी है। तो 2 साल की जेल होगी, 1000 रुपया एवरी डे जब तक आपका गलती चालू रहेगा लगने वाला है, ध्यान रखिएगा डायरेक्टर के अगेंस्ट में। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ेगा। समझिएगा, वो 12% तो आपने वहां लेट जमा किया उसका है, वो तो उस अकाउंट में जाएगा, उस पर शेयर होल्डर का राइट नहीं है, समझना। लेकिन यहाँ आपने लेट किया तो बट ऑब्वियस जितना लेट करोगे आप, 30 दिन के बाद उसको आपने पेमेंट किया, ऐसा कुछ किया, तब 30 दिन के बाद आपको अकाउंट में डालना चाहिए था।
मान लो आपने डाल दिया, फिर वहां से आपने पेमेंट भी किया, तो 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहां यहां आपने गलती क्या की है, 30 दिन के अंदर उसको पेमेंट नहीं किया, तो 18% इंटरेस्ट अपना लगने ही वाला है। हाँ, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शेल डीम टू हैव बीन कमिटेड, लेकिन अगर इन रीजंस की वजह से नहीं पे कर पाए तो पेनल्टी नहीं लगेगी। तो 123, 124, 127 का मिक्स क्वेश्चन कई बार आ जाता है, फिर गलती होगी तो सर 12% मिलेगा, 18% मिलेगा। अरे भाई 12% तो अकाउंट में 30 दिन के बाद पेमेंट नहीं हुआ तो अगले 7 दिन में आपको अकाउंट में डाल के छोड़ देना है, ठीक है। नहीं किया, उससे लेट किया तो 12%। मान लो आपने 7 दिन के अंदर अंदर ही जमा करवा दिया तो 12% तो नहीं लगेगा। फिर आपने शेयर होल्डर को लेट पेमेंट किया, कंपनी की डिफॉल्ट उसके अंदर रही, तो 18% पर एनम के साथ आपको उसको पैसा देना पड़ेगा जितना आप लेट पेमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिविडेंड कोई इस वजह से नहीं दिया जा रहा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ लग चुका है, उस पर्सन का डेथ हो गया, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ का कोई मैटर है, कोर्ट ने ही रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है लॉ ने कि नहीं देना है, तो फिर इसमें कंपनी की गलती नहीं है। अच्छा, इस पे खूब क्वेश्चन बनते हैं, हाईएस्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया था मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल देना, कंपनी ने डायरेक्शन को कंप्लाई भी किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए, कैन नॉट कंप्लाइड, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बने तो काम का नहीं, सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड। याद करो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एक लेडी का मैरिज हो गया था, मैरिज के बाद उसका नाम सरनेम चेंज हो गया, तो बैंक में तो उसने चेंज करवा दिया, कंपनी में चेंज करवाया नहीं। कंपनी ने ओल्ड नेम के हिसाब से उसने कहा था बैंक में चेक डाल देना, कंपनी ने भेज दिया, चेक वापस रिटर्न आ गया कि सरनेम नहीं मैच हो रहा है। अब कंपनी ने उस लेटर को अपने पास रख लिया, उस शेयर होल्डर को इंटीमेट नहीं किया, तो कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पूरी लाइन कहती है कि आप वापस उस बंदे को, शेयर होल्डर को कम्युनिकेट भी करोगे कि सर इस वजह से आपका पेमेंट नहीं हुआ मैडम, तो ही कंपनी फ्री होगी, नहीं तो कंपनी लायबल होगी, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर जैसा मैंने कहा पर्सन की डेथ हो गई, अब लीगल हेड्स है, नॉमिनी बनाया हुआ नहीं, उनमें आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, तो कंपनी रोक देगी। डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट कर लिया हमने, कोई कॉल इन एरियर बाकी, हमारा कोई लोन बाकी, और लॉफुली हमने उसको एडजस्ट कर लिया, अगर डिविडेंड को उस कॉल के बदले में या लोन के बदले में तो चलेगा। और कोई भी रीजन अगर है, फॉर एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे डिविडेंड और टू पोस्ट द वारंट विद इन पीरियड विद इन दिस सेक्शन नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ कंपनी। भाई अपने लिए 30 दिन के अंदर डिविडेंड वारंट पोस्ट कर देना है। ऐसा कोई रीजन हो जो कंपनी के कंट्रोल के बाहर है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंपनी है, उस वजह से अगर हम फेल हो गए तो कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, आप लोग ध्यान रखोगे। तो बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर अपना बन जाता है। तो यहां आकर के बच्चे लोगों पूरा हमने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से रिवाइज कर लिया है। होप सो कि आप लोग बहुत बढ़िया मेरे साथ ये पूरा जो टॉपिक है वो तैयार कर लेंगे। ये अपनी मेन बुक है और मेन बुक में सब प्रोविजन आपको बहुत डिटेल के अंदर देके रखे हुए, और हमने बहुत डिटेल के अंदर इसके ऊपर बात भी की है। निधि कंपनीज वाला छोटा सा एक पोर्शन जो है उसको भी जरूर देख लीजिएगा, पेनल्टी से रिलेटेड छोटा सा एक प्रोविजन है लोकल एरिया वाला, क्योंकि निधि कंपनी में क्वेश्चन काफी आ रहे हैं कि इन केस ऑफ डिविडेंड पेबल टू अ मेंबर 100 और लेस। देखिए निधि कंपनी वाला मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, अगर डिविडेंड जो है वो पेबल हो रहा है 100 या उससे कम का, तो इट शैल बी सफिशिएंट फॉर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन 127 है। हम जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं डिविडेंड की वो अनाउंस कर दें एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर ही, जो वाइड सर्कुलेशन वाला हो, ठीक है। एंड अनाउंसमेंट ऑफ द सेट डिक्लेरेशन आल्सो डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द निधि कंपनी। अपने नोटिस बोर्ड पे एटलीस्ट 3 महीना पहले ही डाल दे, तब 3 महीने तक रहे, एटलीस्ट 3 मंथ्स, 3 महीने तक वहां पे डिक्लेयर करके भी रखे। और उसके अलावा कंपनी 100 या उससे कम का डिविडेंड अगर बन रहा है किसी का, तो उसके लिए न्यूज़पेपर वाला ही सफिशिएंट होगा, अलग से इंटीमेशन की जरूरत नहीं आती, आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे लोगों। तो 127 पे कई बार हमारे पास में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख करके जाएं, ये 127 पे हमारा क्वेश्चन है। ये देखिए अभी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एनुअल जनरल मीटिंग XYZ की हुई है, डिविडेंड 20% की रेट से देना था और जैसा बोर्ड ने रिकमेंड किया। अच्छा, इसमें बढ़िया पॉइंट ये भी था कि बोर्ड अगर जो रिकमेंड करे उसको शेयर होल्डर बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के रिकमेंडेशन में 10% अगर है तो उसको आप 12% नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। और एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो डेप्ट की तरह देना पड़ेगा। कंपनी जो है वो अनेबल हो गई डिविडेंड पोस्ट करने में सोहन को 30 जुलाई तक नहीं की। बच्चों समझना, 30 मई को डिविडेंड डिक्लेयर किया था, मई है, जून तक पेमेंट हो जाना चाहिए था, 30 जुलाई तक भी नहीं किया, तो सोहन ने कंपनी का केस में सूट फाइल कर दिया और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा है। तो हम समझाएंगे भैया 20% तो नहीं मिलेगा, 30 दिन में आपको पेमेंट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन 20% तो नहीं मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन अगले वाले में भी है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख करके पढ़ करके जाएंगे। चलिए जी,
तो जबरदस्त तरीके से डिविडेंड हम लोगों ने एकदम कवर कर लिया है। होप सो मजा आएगा आप लोगों को और बढ़िया तैयारी इसके करिएगा। जल्दी आप लोगों से अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के चैप्टर के रिवीजन के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जहां भी आपको लगता है कि हाँ भी किसी के साथ शेयर करना है, अपने दोस्त लोग हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। ऑल दी बेस्ट।